हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। हमने इन द लास्ट लेक्चर हमने बातें की थी बेटा जी आपके पास साथ यहाँ पे अबाउट द न्यूक्लियोइड। आपने कहा था न्यूक्लियोइड जो वो जेनेटिक मटेरियल है जहाँ पे डीएनए कंडेंस फॉर्म में बैठा होता है और वहाँ कंडेंसेशन जब होता है तो वहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करती है इन द कंडेंसेशन। आपने नॉन हिस्टोन प्रोटीन का एग्जाम्पल लिया था पॉलीअमाइन्स। डीएनए जो होता है वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, निक्ड होता है, मतलब उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। और प्रोकैरियोटिक डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज वहां पे जीसी कंटेंट ज्यादा होता है। ये सब बातें आपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से कर ली थी। अब हम एक और बातें करते हैं। आपने ये डायग्राम पढ़ा था लास्ट टाइम, आपने ऐसा कुछ कहा था कि अभी तक हम बातें कर चुके हैं यहाँ पे सेल एनवेलप की, हम बातें कर चुके हैं बेटा जी मीजोसोम की, हम बातें कर चुके हैं क्रोमेटोफोर की, और हम बातें कर चुके हैं बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियोइड की। ये सब बातें कर ली। तो आज हम जो अपना अगली चीज पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले बेटा जी यहाँ पे देयर इज वन सेल ऑर्गेनल जो प्रेजेंट है आपका विद इन द प्रोकैरियोटिक सेल जो मेम्ब्रेन लेस है, उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे आपका राइबोसोम। तो मैं जरा डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सर राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में 70s होता है। तो मैं समझाऊंगा ये सब चीजें क्या होती है। मैं लेबलिंग कर देता हूं कि इसमें प्रेजेंट है बेटा जी यहाँ पे 70s राइबोसोम। सबसे पहले वर्ड को समझते हैं, राइबोसोम है क्या, राइबोसोम का क्या नाम होता है, राइबोसोम के क्या क्या चीजें होती है उसको जरा समझते हैं। तो देखिएगा बेटा जी, राइबोसोम जो यहाँ प्रेजेंट होता है उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे 70s। राइबोसोम को हम एक और नाम रखते हैं बेटा जी पैलेट पार्टिकल। अब ये नाम क्यों रखा है राइबोसोम का, बिकॉज राइबोसोम को एनिमल सेल में 1953 में सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला, प्रॉपर्ली उसे डिफाइन करने वाला कि राइबोसोम क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, एनिमल सेल में पहले देखने वाला कौन था बेटा जी आपको यहाँ पे पैलेट था। मैं आपको बता दूं प्लांट सेल में देखने वाले अलग साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ब्राउन एंड रॉबिन्सन, जिन्होंने प्लांट सेल में उसे ऑब्जर्व किया था। बट एनिमल सेल में सबसे पहले देखने वाला कौन था बेटा जी, पैलेट था, और उसे प्रॉपर्ली डिफाइन भी किया था किसके द्वारा बेटा जी, पैलेट के द्वारा। तो हमने राइबोसोम का नाम रखा बेटा जी यहाँ पे पैलेट पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवर, बिकॉज पहली बार उसे प्रॉपर्ली डिफाइन करना, उसके फंक्शन को बताना, उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से बताने वाला ये सबसे पहले कौन था बेटा जी, पैलेट था। पर बता दो पैलेट ने उसे ऑब्जर्व किया था एनिमल सेल में, नॉट इन द प्लांट सेल बेटा जी। तो हम ये कहते हैं एनिमल सेल में सबसे पहले इसने देखा था, यहाँ पे आपको उसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया था, तो हमने इसका नाम रख दिया बेटा जी राइबोसोम का ही पैलेट पार्टिकल। हम इसका एक ऐसा नाम रखते हैं। तो पेपर में पैलेट पार्टिकल क्या है, तो क्या है बेटा जी, राइबोसोम का ही नाम होता है पैलेट पार्टिकल। चलिए अगले वर्ड में आते हैं। मैंने आपको यहाँ राइबोसोम के पहले स्ट्रक्चर की बातें करते हो, राइबोसोम होता क्या है। तो आपको राइबोसोम का एक नाम और भी याद रखना है, वो क्या नाम याद रखना है बेटा जी यहाँ पे, राइबोसोम का नाम होता है बेटा जी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। जरा वर्ड को तोड़ते हैं, जरा वर्ड को समझना। आपको मैं दिखा रहा हूं कि इस तरह से एक कवरिंग है, तो आपको लग रहा होगा सर आपने तो मेम्ब्रेन बना रखी है इसकी। ओ मेरे भाई ये मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पे, ये तो सिर्फ हम उसे समझाने के लिए ऐसा बनाते हैं, बट एक्चुअली क्या उस एक्चुअलिटी को जानिएगा। राइबोसोम इज द एग्रीगेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। जरा नाम को तोड़िएगा बेटा जी यहाँ पे। राइबोन्यूक्लियो वर्ड का मतलब है आरएनए, और बेटा जी प्रोटीन, मतलब सिंपल से वर्ड को समझो, सेल के अंदर जो आरएनए है और जो प्रोटीन है वो आपस में एग्रीगेशन बना लेती है, वो आपस में एग्रीगेट बनाती है, आपस में गैदरिंग करती है, वो एग्रीगेट बनाती है। उसके एग्रीगेट होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे, राइबोसोम है। ये दो चीज से मिलकर बनता है। किन दो चीजों से बेटा जी यहाँ पे, आरएनए से और प्रोटीन से। आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं बेटा जी, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो मैंने कहा जो आरएनए राइबोसोम को बनाता है हमने उस आरएनए का नाम रख दिया बेटा जी यहाँ पे आरआरएनए। वर्ड को समझना, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको बेटा जी यहाँ पे। मैंने कहा पहला वर्ड बेटा जी राइबोसोम इज द एग्रीगेशन ऑफ द आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम इज द एग्रीगेशन ऑफ द आरएनए एंड प्रोटीन, सो वी कॉल्ड इट राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इसलिए हम उसका नाम रखते हैं यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। आपने कहा सर आरएनए, मैंने कहा यस, और जो आरएनए राइबोसोम बना रहा है, जो आरएनए राइबोसोम बना रहे, तो मैंने उसका नाम रख दिया
RRNA, इस R का मतलब होता है राइबोसोमल RNA। मैं कहूंगा बेटा जी अब ये RNA कहलाएगा यहां पे राइबोसोमल RNA, मतलब एक ऐसा RNA जो राइबोसोम को बनाने में इन्वॉल्व हो गया, हमने उसी के भी आपको उसका नाम रख दिया यहाँ पे कि भाई ये राइबोसोम बना रहा है, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे यहाँ पे राइबोसोमल RNA इसका नाम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सा वर्ड क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये दो चीजों का एग्रीगेशन, किन दो चीजों का बेटा जी, इट इज द एग्रीगेशन ऑफ द RNA एंड प्रोटीन, ये वर्ड आपको समझा दिया मैंने। चलिए अब आप कहोगे सर कौन कौन से RNA है जो यहाँ यूज हो रहे हैं और कौन कौन बेटा यहाँ प्रोटीन्स है, या कितने प्रोटीन्स है जो इसमें यूज होते हैं। तो मैं कहूंगा चलो ये बात समझने से पहले हम एक और वर्ड को समझते हैं। यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S। अब सर ये S वर्ड क्या है, तो मैं कहूंगा हम राइबोसोम का नाम रखते हैं इस S वर्ड के पे। ये S क्या है, तो मैं कहूंगा S वर्ड होता है बेटा जी यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। S क्या है बेटा जी, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। आप कहोगे और इसका क्या नाम, तो मैं कहूंगा जिस साइंटिस्ट ने इसे डिफाइन किया उसके नाम पर इसका नाम रखा है बेटा जी यहाँ पे सेडबर्ग यूनिट। तो अगर पेपर में आ जाए S स्टैंड फॉर, नीट में बहुत बार आया बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे कि इन द 70S और 80S राइबोसोम द S स्टैंड फॉर, तो S दो चीजों के लिए मतलब रखता है बेटा जी यहाँ पे, या तो S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर S का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। अब आप कहोगे सर ये है क्या, तो जरा उस वर्ड को समझिएगा। जब हम सेल के अंदर से एक एक सेल ऑर्गेनल को आइसोलेट करते हैं, जब हम एक एक सेल ऑर्गेनल को आइसोलेट करते हैं तो हम वहां पे उसके टेक्निक यूज करते हैं। टेक्निक का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। दोबारा वर्ड को बोल रहा लिख रहा हूं यहाँ पे, पहले आपके एस वर्ड को दोबारा देख लो एक बार। यहाँ पे एस वर्ड का मतलब होता है बेटा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सेडबर्ग यूनिट। अब मैं क्या बोल रहा हूं उस वर्ड को सुनिएगा जरा। जब हम एक सेल से सेल ऑर्गेनल्स को आइसोलेट करते हैं तो वहां पे एक टेक्निक यूज करते हैं, उस टेक्निक का नाम होता है बेटा जी सेंट्रीफ्यूगेशन। हम सेल से सेल ऑर्गेनल्स को आइसोलेट करने के लिए जो टेक्निक लगाते हैं उस टेक्निक का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आप कहोगे सर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, तो हम ये कहेंगे बेटा जी हम एक सेल का लाइसिस करते हैं, सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं और साइड पर जो सारे सेल ऑर्गेनल्स वहां बैठे होंगे हम उन्हें इस टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं और हम उसे एक मशीन में रखते हैं और वो मशीन क्या करती है, वो रोटेट करती है। और जो ऐसे रोटेट करती है तो वहां पे जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल बैठे होते हैं उनके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है कि उस फोर्स से वो जाके क्या हो जाए, सेडिमेंट हो जाए। जाके क्या हो जाए बेटा जी, सेडिमेंट हो जाए। तो मैंने कहा फोर्स एक्सर्ट करती है, वो उन्हें ऐसे घुमाएगी। तो अब आपको पता है फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ ली होगी बातें बेटा जी, जो फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है, घबराना नहीं, एक एक वर्ड को समझना है, थोड़ा फिजिक्स यूज होगी बेटा। आपने कहा सर हमने ऐसे टेस्ट ट्यूब में एक सेल का लाइसिस किया तो उसका साइटोप्लाज्म पड़ा और उसी के अंदर सेल ऑर्गेनल्स पड़े हुए, और मैंने इस टेस्ट ट्यूब को बेटा जी उस मशीन में डाल दिया। टेस्ट ट्यूब को मैंने उस मशीन में डाल दिया। अब ये मशीन जब ऐसे घूमेगी तो सर जब ऐसे घूमेगी तो ऐसे एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आपने दो वर्ड सुनते हो बेटा जी फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। फिजिक्स वाले मैम ने आपको यूनिट और डायमेंशन में बताई होंगी ये बातें। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगता है वो कौन सा होता है बेटा, सेंट्रीपिटल। जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है वो क्या है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल। तो जरा समझिएगा, टेस्ट ट्यूब अगर इस तरह से रोटेट हो रही है तो वहां पे उस पे एक फोर्स लग रहा है कि वो चीज जाके सेडिमेंट हो जाए, वो चीज जाके सेडिमेंट हो जाए। तो मैंने कहा फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और फोर्स डिपेंड करता है मास पे, और मास डिपेंड करता है साइज वगैरह पे। तो मैं कहूंगा यहाँ पे चीजें अपने मास के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग जाके क्या हो जाएंगी, सेडिमेंट हो जाएंगी। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे हम उन चीजों पे फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स का नाम क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल। जो चीजें अपनी साइज के अकॉर्डिंग जाके क्या हो जाती है, सेडिमेंट हो जाती है। ठीक है, अब अगले वर्ड पे आते हैं। तो आपने कहा सर ये एस क्या है, मैं कहूंगा ये एस जो है बेटा जी ये एक्चुअली दो चीजों का रेशियो है। किन दो चीजों का रेशियो है बेटा जी यहाँ पे, इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब कहोगे सर ये क्या मतलब है इस बात का, मैं कहूंगा आपने जब उसको घुमाया तो एक वेलोसिटी से जाके सेडिमेंट हो गया, बट उसे सेडिमेंट करने के लिए मैंने उस पर क्या एक्सेलरेशन अप्लाइड की।
इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो क्या कहलाता है बेटा जी? एस कहलाता है। वर्ड को सुनना बेटा जी, ये एस जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे 70s 80s, इस एस वर्ड का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और इसका मतलब क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी बाय व्हिच एनी पार्टिकल गेट्स सेडिमेंट। It is the ratio of the velocity by which any particle sediment and the acceleration applied for the sedimentation। कि किसी भी चीज को जब मैंने ऐसे रोटेट कर रहा था, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन जब कर रहा था और वो जाके सेडिमेंट जब हो रहा था, तो वो जाके सेडिमेंट हो रहा था, तो किस वेलोसिटी से जाके सेडिमेंट हुआ और उसे सेडिमेंट होने के लिए मैंने क्या एक्सेलरेशन उस पर अप्लाइड की। उन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो कहलाता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा इस यहाँ पे, समझना जरा बात को। यहाँ पे मैंने कहा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा जी? यहाँ पे इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी बाय व्हिच, यहां लिख लेता हूं बेटा जी यहाँ पे, वेलोसिटी बाय व्हिच पार्टिकल गेट सेडिमेंट एंड acceleration applied for sedimentation। इनका जो रेशियो होता है बेटा जी वो कहलाता है एस। और एस वर्ड का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। एस वर्ड का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। तो कोई पूछे आपसे एस क्या है? ये एस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। सर इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? मैं कहूंगा इसे हम डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूले से, मतलब द वेलोसिटी बाय व्हिच द पार्टिकल गेट्स सेडिमेंट एंड द एक्सेलरेशन अप्लाइड फॉर द सेडिमेंटेशन। इनका जो रेशियो आता है वो है बेटा जी यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और अच्छा समझते हैं इसे। यहाँ पे आपने अभी फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा है यूनिट एंड डायमेंशन, लगाओ उसी चीजों को यहाँ पे और समझो इस बातों को। तो मैं कहूंगा चलिए हम यूनिट लगाते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है बेटा जी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है? तो मैं सिंपल सी बात बोलूं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। देखो ना मेरे भाई, यहाँ पे मीटर से मीटर कटा, एक्स स्क्वायर में एस से एक्स कटे, बच क्या गया? खाली एक्स बच गया। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये एस क्या है यहाँ पे? सेकंड मतलब टाइम। मैं कहूंगा यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। याद रखना बेटा जी, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज फंक्शन ऑफ व्हिच, किसका फंक्शन है यहाँ पे? तो फंक्शन है किसका बेटा जी यहाँ पे? ये टाइम को इंडिकेट करता है कि पार्टिकल ने सेडिमेंट होने में कितना टाइम लिया। और अच्छी बात करते हैं यहाँ पे, एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो होता है यहाँ पे, इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू होती है बेटा जी 10⁻13 सेकंड की। मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूं, अच्छे से बातों को समझिएगा, लिंक कीजिएगा चीजों को मैं क्या समझा रहा हूं। यहाँ पे एक बार दुआ से शुरू कर रहा हूं बातों का, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। सब चीजों को पहले सुनो, समझो, पहले लिखना साथ साथ मत करो, पहले शांति से बातों को सुनो मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं। दोबारा वर्ड को सुनिएगा अच्छे से। हम जब भी राइबोसोम का नाम रखते तो हम राइबोसोम का नाम रखते हैं एस के ब्याज पे। ये एस क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। ये एस क्या है? सेडबर्ग यूनिट है। कोई पूछे आपसे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है ये, तो मैं कहूंगा ये एक्चुअली जब हम चीजों को सेडिमेंट करते हैं, चीजों को हम सेंट्रीफ्यूगेशन में जब चीजों को हम यहाँ पे सेडिमेंट करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने के लिए, सेडिमेंट करने के लिए वहां पे हमने कुछ चीजें अप्लाई की हैं। तो हम उन चीजों को समझते हैं यहाँ पे कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हमें ये बताता है, ये उस चीज का रेशियो के बारे में बताता है। किस चीज के रेशियो के बारे में? कि किस वेलोसिटी से कोई पार्टिकल जाके सेडिमेंट होता है और उसे सेडिमेंट होने के, उसे जमने के लिए हमने क्या एक्सेलरेशन अप्लाइड, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब अगर हम यहाँ पे फिजिक्स का यूज करते हैं, हम इन दोनों की यूनिट को लिखते हैं, तो यूनिट लिखी जाती है वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर ये सब आपस में कटेगा, तो मैं कहूंगा यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज फंक्शन ऑफ टाइम। ये एक्चुअली किसको इंडिकेट करता है? टाइम को इंडिकेट करता है। और अच्छी वर्ड को समझ के देखो कि मैं चीजों के ऊपर जब सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहा हूं तो एक वेलोसिटी से जाके सेडिमेंट हुआ और मैंने एक एक्सेलरेशन लगाई, तो ये मुझे ये बता रहा है वो कितना जल्दी जाके सेडिमेंट हो गया। जो जितना जल्दी जाके सेडिमेंट होगा वही उसका क्या बन जाएगा? यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बनेगा। आपने कहा सर ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो यूनिट आप यूज कर रहे हो ये टाइम के लिए कैसे इक्विवेलेंट है? तो मैं कहूंगा भाई एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का मतलब है 10⁻13 सेकंड।
एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इक्विवेलेंट टू है 10⁻13 सेकंड की। तो मैं यहां पे कह रहा हूं इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है 70, इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना है 70। वैसे यूकैरियोटिक सेल में जब हम यही सेडिमेंटेशन करवाते हैं तो उसका वहां पे एक कोएफिशिएंट कितना आता है बेटा जी आपका 80 आता है। तो याद रखो इस बातों को, वी differentiate the ribosome on the basis of the sedimentation coefficient। वो कितना sedimentation coefficient उसके भ्याप पे हम उसको क्या कर दिया यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो ये S क्या है यहाँ पे sedimentation coefficient है बेटा जी यहाँ पे। और ये किसके बारे में बताता है बेटा जी यहाँ पे, ये हमें टाइम के बारे में बताता है कौन कितनी जल्दी जाके सेडिमेंट हो रहा है कैसे। तो मैंने वो बताया यहाँ पे, ये फॉर्मूला है बेटा जी इन दोनों का रेशियो बेटा जी, और वो आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश कर दी। चलिए अगले वर्ड में आते हैं। 70-80 S क्या है समझाने की कोशिश की, होप आपको समझ में आई होगी बातें। अगले वर्ड को समझो। अब हमने एक स्ट्रक्चर को देखा और हमने क्या देखा, हम 70S की बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअली ये जो राइबोसोम है 70S, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की गैदरिंग है, बट ये एक एग्रीगेशन नहीं, ये दो एग्रीगेशन से बना है। मतलब आरएनए और प्रोटीन आपस में एग्रीगेट होती हैं, बट वो एग्रीगेशन एक नहीं है, उसकी दो यूनिट है बेटा जी। तो हम ये कहते हैं एक जो उसकी यूनिट है बेटा जी वो है स्मॉल, तो मैं कहूंगा उसका हमें नाम रख दें यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट। और एक जो होती है वो लार्ज होती है, हमने उसका नाम रख दिया बेटा जी यहाँ पे लार्ज सब यूनिट। और ये दोनों यूनिट जो है वो आपस में जुड़ी होती हैं, ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैंने यहाँ पे। द बोथ सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम आर अटैच्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीशियम। वो दोनों अटैच हो रही है किसकी वजह से बेटा जी यहाँ पे, मैग्नीशियम की हेल्प से वो अटैच होती है। अगर एक सेल में मैग्नीशियम के लेवल 0.3 मिलीमोल से लेस हो जाए, और मैं कहूंगा बेटा जी 0.0003 मोल से लेस हो जाए मैग्नीशियम का अमाउंट। मेरे वर्ड को अच्छे सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने कहा या 0.3 मिलीमोल से, या मैंने कहा बेटा जी 0.003 मोल से अगर मैग्नीशियम का अमाउंट लेस हो जाए तो ये दोनों राइबोसोम की यूनिट अलग अलग हो जाएंगी, दोनों यूनिट गेट सेपरेट। तो डाटा याद रखना, इससे अगर लेवल कम हो जाए किसका बेटा जी यहाँ पे, मैग्नीशियम के एक सेल में, तो ये दोनों सबनेट्स बेटा जी क्या हो जाते हैं यहाँ पे अलग अलग हो जाती है। अब ये दोनों जब अलग अलग हो गई तो मैंने इनको अलग अलग को सेपरेट करना चाह के मैं इनकी दोनों यूनिट्स का लेवल कम करके अब मैं दोबारा से मैंने क्या किया यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया और मैंने इनका अलग अलग सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट नोट डाउन किया। तो मैंने क्या देखा, ये जब दोनों आपस में जुड़ी हुई थी तो इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना है बेटा जी यहाँ पे 70S है। वर्ड को सुनना अच्छे से बेटा जी, जब ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ी हुई थी विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम तो इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आता है बेटा जी 70S। बट व्हेन द यूनिट गेट सेपरेट तो इनका इंडिविजुअल सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आता है, छोटी वाली का आता है 30 और बड़ी वाली का आता है बेटा जी 50। मतलब ये यूनाइटेड टुगेदर है तो आता है 70S, बट व्हेन दे गेट सेपरेट तो स्मॉल वाले का इंडिविजुअल आता है 30 और लार्ज वाले का इंडिविजुअल आता है 50। तो मैंने कहा, मैंने बड़ी यूनिट का नाम रख दिया 50S एंड छोटे वाले का नाम रख दिया बेटा जी यहाँ पे 30S। किस भी यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। में बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं कि मैं यहाँ चीजों का नाम रख रहा हूं किसके भी यहाँ पे बेटा जी, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के भी यहाँ पे। मैंने समझाया आपको यहाँ पे ये दोनों जुड़ी हुई है तो आता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना बेटा जी यहाँ पे 70। पर व्हेन दे गेट सेपरेट तो इसका इंडिविजुअल का कितना आता है बेटा जी 30 और इस इंडिविजुअल का कितना आता है बेटा जी 50। सही है। चलिए अब हमने और अच्छी चीजों को पढ़ा, हमने ये देखा भाई ये 30S और जो 50S है ये हमने ये तो कह दिया आरएनए और प्रोटीन से बने, बट कौन सा यहाँ पे आरएनए है और कितने प्रोटीन से वो भी तो देखे हम चीजों को, तो हमने उसको देखा है यहाँ पे कि अकेला 30S वर्ड को समझना है बेटा जी, अकेला 30S जो है बेटा जी कि 21 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से बना है।
जो 30S है बेटा जी वो अकेला कितनी प्रोटीन से बेटा जी 21 प्रोटीन से बना है, और इसमें जो टाइप ऑफ RRNA है बेटा जी वो क्या है यहां पे आपका 16S RRNA है। 16S फिर मैंने S लगाया बेटा, मतलब ये भी उस RNA का क्या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। तो मैंने कही इस RNA का और इतने प्रोटीन से मिलके बना है बेटा जी 30S अमीनो एसिड। फिर आपने कहा 50S कैसे बने, मैं कहूं 50S को बनाने में 34 प्रोटीन यूज हुई है बेटा जी। नंबर ऑफ प्रोटीन कितना है यहाँ पे 34 प्रोटीन है, बट इसको बनाने के लिए RRNA भी दो अलग अलग यूज होते हैं। हमने जब उनका सेडिमेंटेशन करके देखा तो हमने क्या पाया, एक का होता है 23S और एक का होता है बेटा जी 5S RRNA। एक का होता है 23 तो एक का होता है बेटा जी 5S RRNA। तो मैंने कहा इस तरह से वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से और बेटा जी यहाँ पे आपका RRNA से मिलकर बना है। अब यहाँ पे बन जाता है क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन क्या बन जाता है बेटा जी यहाँ पे, the 70th ribosome of the prokaryotic cell is made up of how many protein। मैंने वहां पे यूनिट का नाम ना पूछ के बेटा मैंने टोटल पूछा है यहाँ पे 70th ribosome is made up of how many protein। तो क्या कहोगे यहाँ पे 34 प्लस में 20 मतलब 55 कितना हो गया बेटा जी 55 प्रोटीन से मिलकर बना है कौन बेटा जी यहाँ पे आपका राइबोसोम। मैंने पूछा नेम द टाइप ऑफ RRNA प्रेजेंट इन 70th राइबोसोम। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे 16S RRNA, 5S RRNA एंड 23S RRNA। तीन डिफरेंट टाइप के RRNA है और टोटल प्रोटीन कितने है बेटा जी यहाँ पे 21 एंड 34। इन चीजों से मिलकर बना है बेटा जी क्या आपका यहाँ पे राइबोसोम। मैंने शुरुआत में नाम बोला, इसका नाम क्या होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। दो ही चीज से मिलकर बना है बेटा जी यहाँ पे RNA और प्रोटीन से। जिस RNA से मिलकर बना उस RNA का नाम क्या है बेटा यहाँ पे RRNA। तो ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट करना बेटा जी। Ribosome is made up of total 55 protein and made up of three different type of RRNA, that is 16S RRNA, 23S RRNA and 5S RRNA। इन सब से मिलके बना है बेटा जी, ठीक है। अब थोड़ा साइज के बारे में बात कर लेते हैं बेटा जी यहाँ पे। तो आपने कैसे इसके साइज को देखे तो लेंथ की बात करते हैं, लेंथ कितनी है बेटा जी यहाँ पे 200 से 290 एक्सोनोम इसकी लेंथ है। लेंथ कितने लिखी बेटा जी मैंने यहाँ पे 200 से 290 एक्सोनोम इसकी क्या है बच्चा यहाँ पे लेंथ है, एंड 170 से 210 इसकी क्या है बेटा जी विड्थ है, इसकी ब्रेड्थ है यहाँ पे बेटा जी। यानी कि चौड़ाई देखोगे कितनी यहाँ पे 170 से 210 है, लंबाई कितनी बेटा जी 200 से 290 इसकी लेंथ है बेटा जी। तो ये इसका डायमेंशन है बेटा जी, ये इसका क्या है बेटा जी यहाँ पे डायमेंशन है कि क्या इसकी लंबाई चौड़ाई, तो हमने वो बता दिया। मेरे पॉइंट को समझो यहाँ पे, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं सब बातों को। यहाँ पे राइबोसोम का ही नाम है पैलेट पार्टिकल, बिकॉज़ पैलेट नाम के साथ इसने पहली बार उसे प्रॉपर्ली डिफाइन किया था, उसने एनिमल सेल में उसे ऑब्जर्व किया था। दूसरा मैंने पॉइंट बोला बेटा जी हम राइबोसोम का नाम रखते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बिकॉज़ जो दो चीज से मिलकर बनता है RNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है। जिस RNA से मिलकर बना उस RNA का नाम होता है RRNA, यानी कि राइबोसोमल RNA। आपने कह दिया सर ये एक्चुअली दो एग्रीगेशन से मिलकर बना है, एक एग्रीगेशन वो छोटा, एक है वो बड़ा है। छोटे वाला और बड़े वाले दोनों जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीशियम, और अगर एक सेल में मैग्नीशियम लेवल आपका 0.3 मिलीमोल से कम हो जाए दोनों एग्रीगेशन क्या हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं। और जब वो अलग अलग होते हैं तो उनका इंडिविजुअल जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वो कितना आता है बेटा यहाँ पे 30S और 50S, बट जब ये जुड़े रहते हैं तो उनका कितना आता है 70S। आपने कही S क्या है, मैं कहूंगा S है यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। यह क्या है यहाँ पे सडबर्ग यूनिट है बेटा। ये क्या इंडिकेट करता है, मैं कहूंगा इंडिकेट करता है रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बाय व्हिच इट गेट्स सेडिमेंट एंड द एक्सेलरेशन दैट इज अप्लाइड फॉर द सेडिमेंटेशन। ये उनके रेशियो को यहाँ पे इंडिकेट करता है। इट्स ऑल अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम क्या है बेटा जी, यहाँ पे कोई पूछे आपसे राइबोसोम करता क्या, तो मैं कहूंगा राइबोसोम इज ए प्रोटीन फैक्ट्री। उसकी बातें करते हैं यहाँ पे, बट ये राइबोसोम की बात समझ में आई बेटा जी। चलिए आपको आपसे पूछे बेटा जी राइबोसोम है क्या, तो मैं क्या कहूंगा बेटा जी यहाँ पे राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। अब इस वर्ड को समझो यहाँ पे राइबोसोम जो होता है बेटा जी उसका काम होता है सेल में जो भी डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनती है उन प्रोटीन्स को बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है बेटा जी यहाँ पे राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम क्या है बेटा जी प्रोटीन की फैक्ट्री का काम करता है। इट्स ऑल अबाउट राइबोसोम। 70S का होता है
ये एक सेल होगा जो उसमें प्रेजेंट होता है। याद रखना कौन सा राइबोसोम बेटा, यहाँ पे 70S का राइबोसोम, जो मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया। अब अगले वर्ड में आते हैं सर, और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अब मैं एक अगले वर्ड में आऊंगा बेटा, जो अगला वर्ड क्या उसको जरा समझते हैं यहाँ पे। हाँ, मैं यहाँ बना देता हूँ, और मैंने नाम लिख दिया बेटा जी प्लाज्मिड। नाम क्या लिख दिया बेटा जी मैंने यहाँ पे, प्लाज्मिड। अब जरा इसको पढ़ते हैं, प्लाज्मिड होता क्या है। हमने बेटा जी प्रोकैरियोटिक सेल में ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियोइड जो है तो मेन डीएनए है, न्यूक्लियोइड जो है तो मेन डीएनए है, मेन क्रोमोसोम है, जिसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है कि सेल को कब कहां क्या करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन सेल के पास प्रेजेंट है। बट इस मेन डीएनए के अलावा एक और डीएनए बैठा हुआ है, एक छोटी सी फ्रेगमेंट और भी है डीएनए की, जो इस मेन डीएनए के अलावा है। तो मैं पूछूं आपसे प्लाज्मिड क्या है, तो क्या कहोगे बेटा जी, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये कुछ अलग नहीं है, ये भी डीएनए ही है, बट ये वो डीएनए नहीं है जो कि मेन क्रोमोसोम है। मेन न्यूक्लियोइड के अलावा अगर कोई और डीएनए प्रेजेंट है तो वो डीएनए क्या कहला रहा है बेटा जी, यहाँ पे प्लाज्मिड कहला रहा है। तो मैंने कहा एक दीजिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। आपने कहा सर इसके बारे में बताओ ये कैसे। मैं कहूंगा भैया जी ये डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है और निक्ड है। वही सब बातें लागू होती है जो बातें अपने न्यूक्लियोइड के बारे में कही थी। क्या कही थी, वो डबल स्टैंड होता है, सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है, वही सब बातें हैं। इवन अच्छी सी बात बेटा जी, आपने कहा था कि सर जब सेल डिवाइड करेगी तो ये न्यूक्लियोइड अपनी कॉपी बनाएगा, और कॉपी बनाने वाले प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा जी, रेप्लिकेशन। आप लिख सकते हो नोटबुक में, रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए डीएनए मेक इट्स कॉपी ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब एक सेल डिवाइड करती है उस टाइम पे डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा ताकि दोनों सेल में जा सके। तो डीएनए कॉपी बनाने वाले मेथड का नाम क्या है बेटा, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैं कहूंगा भाई जब सोचिएगा ये सेल जब डिवाइड करेगी तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा, सर ये डिवाइड होगा नहीं होगा। मैं कहूंगा यस ये भी डिवाइड होगा। तो सर ये अगर डिवाइड होगा मतलब इसका क्या है, तो मैं कहूंगा ये भी अपनी कॉपी बनाएगा ताकि दोनों सेल में जा सके। तो सर ये भी अगर डीएनए है तो मतलब इसका भी कॉपी बनाने वाला मेथड क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन। तो सर इसका रेप्लिकेशन क्या न्यूक्लियोइड पे डिपेंड करता है, मैं कहूंगा नहीं, इसका रेप्लिकेशन न्यूक्लियोइड पे डिपेंड नहीं करता। तो मैंने लिखा बेटा जी रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ न्यूक्लियोइड। इसका अपनी कॉपी बनाना न्यूक्लियोइड पे डिपेंड नहीं करता। ये बिल्कुल कैसे बेटा, जिससे यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। नीट 2016 का बेटा जी क्वेश्चन, नीट 2016 में क्वेश्चन आया था व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मिड। तो उसकी प्रॉपर्टी में था ये डबल स्टैंड है, सर्कुलर है, नेकेड है, और उसका रेप्लिकेट करना इंडिपेंडेंट है। इसकी 4 प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है बेटा जी। क्या 4 प्रॉपर्टी बोली बेटा मैंने यहाँ पे, इट इज डबल स्टैंडर्ड, it is always circular, it is always nicked and replicate independently of the nucleoid। उसका रेप्लिकेट करना, उसका अपनी कॉपी बनाना, इससे बिल्कुल कैसे है बेटा जी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। याद रखना बेटा, इसकी के ऊपर क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे आपके एग्जाम में, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है बेटा जी। ठीक है, अगले वर्ड में आते हैं। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा होता है, मैं कंडीशन लगा रहा हूं बेटा, मैंने ये नहीं कहा हमेशा ऐसा होता है, बट अगर कंडीशन लगाऊं मैं यहाँ पे, अगर न्यूक्लियोइड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन बिकम द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोइड, मतलब ये प्लाज्मिड अपने आप को खो के क्या करे, इसी न्यूक्लियोइड में आके समा जाए, क्योंकि ये भी डीएनए, ये भी डीएनए। तो ऐसा हो जाए ये टेम्परेरी फॉर द रेप्लिकेशन, अपनी कॉपी बनाने के लिए क्या करे बेटा जी, ये इसी न्यूक्लियोइड के पास आ जाए, उसी में ये आपका असेंबल हो जाए एंड बिकम द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोइड। तो मैं कहूंगा वो कंडीशन कहलाएगी बेटा जी एपिसोड। क्या एपिसोड, व्हेन प्लाज्मिड बिकम पार्ट ऑफ न्यूक्लियोइड। ब्रेकेट में लिख लेना बेटा जी टेम्परेरी
ऐसा काम कभी परमानेंट नहीं होता है। इट हैपन ओनली फॉर द रेप्लीकेशन। जब वो रेप्लिकेट करने के लिए, भाई न्यूक्लियोटाइड रेप्लिकेट कर रहा है तो चलो मैं उसी के साथ रेप्लिकेट कर लेता हूं और ये इसमें आके घुस जाए फॉर द रेप्लिकेशन। मैंने वर्ड बोला, उसका रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप कर सकता है, इंडिपेंडेंट कर सकता है, उसके पास ये प्रॉपर्टी है, बट उसका मन क्या नहीं, मैं खुद नहीं करता हूं, ऐसा करता हूं, वो रेप्लिकेट हो रहा है, मैं उसी के अंदर चला जाता हूं, वो रेप्लिकेट होगा, मैं भी रेप्लिकेट हो जाऊंगा, वो अपनी कॉपी बना रहा है, मेरी कॉपी बन जाएगी, चलो मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं, मैं उसी के अंदर जाके एडजस्ट हो जाता हूं। और अगर वो अपने आप को बिकम द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बना ले ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन और उसके साथ अपने आप को रेप्लिकेट कर ले, तो ऐसी कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे एपिसोम, वरना वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही रेप्लिकेट करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, बट अगर वो ऐसा करे तो वो कंडीशन क्या बन जाती है यहाँ पे एपिसोम बन जाती है। पॉइंट को नोट करना अच्छे से, एपिसोम इज अ डिफरेंट थिंग और न्यूक्लियोटाइड इसकी क्या प्लाज्मिक प्रॉपर्टी अलग है जो हमने आपको समझा दी है। चलिएगा अब पॉइंट आता है सर इसके पास जीन कैसे है, तो मैं कहूंगा इट कंटेन नॉन वाइटल जीन। अब इस वर्ड का क्या मतलब है? वाइटल वर्ड का मतलब होता है असेंशियल। वाइटल वर्ड का क्या मतलब है बेटा जी? असेंशियल। कोई भी ऐसा जीन जो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने वर्ड बोला द जीन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया, that required for the survival of the bacteria are known as vital gene। बट अगर वो जीन उसे सर्वाइव करने के लिए नहीं चाहिए है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी मैं सर्वाइव कर लूंगा, then such type of gene is known as non vital gene। if it is not essential for the survival of the bacteria then such type of gene are known as non vital। मतलब प्लाज्मिड है तो अच्छी बात है, प्लाज्मिड प्रोवाइड द एडिशनल फीचर, बट अगर प्लाज्मिड नहीं है तो मैंने बोला ना ये तो एक्स्ट्रा कम्युनल डीएनए, तो एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा ही होता है। एक्स्ट्रा है तो अच्छी बात है, मेरे पास कुछ एडिशनल फीचर हो जाएंगे, बट एक्स्ट्रा नहीं है तो भी मैं काम चला लूंगा, मुझे जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। तो मैं कहूंगा इसके पास जीन कैसे होते हैं, क्योंकि डीएनए है तो डेफिनेटली इसके पास जीन भी होंगे। तो जीन कैसे बेटा जी यहाँ पे इट हैज द नॉन वाइटल जीन, मतलब दैट आर नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ऐसे इसके पास जीन है। बट इफ प्लाज्मिड प्रेजेंट then it provide additional phenotypic character। if plasmid present then it provide the additional phenotypic character, ये उसे कुछ additional character देगा। अब क्या देगा उसके बिहाफ पे प्लाज्मिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, प्लाज्मिड आर ऑफ डिफरेंट टाइप। हम ब्रॉडली यहाँ पे आपको 2-3 टाइप के प्लाज्मिड्स के बारे में बताते हैं। चलिए बेटा सबसे पहले प्लाज्मिड की बातें करते हैं। एफ प्लाज्मिड, एफ वर्ड का मतलब बेटा जी यहां पे फर्टिलिटी, और मैं कहूंगा बेटा जी रिप्रोडक्शन। मैं शुरुआत में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक लाइन बोली थी आपको, यहां पे ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मेनली, और बाइनरी फिजन से अपने आप को डिवाइड करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैं कहूंगा ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है। इनमें सेक्सुअल जैसा कुछ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल जैसा, नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट। दे हैव सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा कुछ होता है। तो वो क्या होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है बेटा कंजुगेशन, जो हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इन द कमिंग लेक्चर। बट फिलहाल इसके बारे में हल्की सी बात को जान लीजिएगा। आप ये कहते हैं सर ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपने बाहर एक ऐसा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर को ग्रो करता है, ऐसी ट्यूब अराइज होगी और ये ट्यूब जाके इस बैक्टीरिया के साथ लिंक कर लेगी और दोनों बैक्टीरिया फिजिकली आपस में अटैच हो गए। और ये क्या करेगा, अपना जो डीएनए यहां बैठा हुआ है उस डीएनए की यहां पे कॉपी बना के उसे यहां पे ट्रांसफर करेगा। मैंने कहा ये अपने डीएनए की कॉपी बना के यहां ट्रांसफर करेगा। तो अब जरा वर्ड को समझ कर देखो, इस बैक्टीरिया के पास इस बैक्टीरिया का डीएनए आ गया, तो अब इसके पास 2 डीएनए हैं और हम यही लाइन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो आप एक कहते हैं मेल का स्पर्म आया, फीमेल का ओम आया, दोनों फ्यूज हो गए। तो अब जो बच्चे के पास डीएनए है वो 2 लोगों का है, मम्मी का डीएनए भी और
पापा का डीएनए में, तो वो दोनों का हाइब्रिड है, उसके पास दो डीएनए है। वैसे आप देखिएगा इसके पास इसका खुद का डीएनए था, बट अब इस ट्यूब के थ्रू इसका डीएनए भी यहां आ गया, तो कहीं ना कहीं इसके पास अब यहाँ पे दो डीएनए हो गए, खुद का भी और इसका भी। तो मैं कहूंगा मतलब यहाँ पे हाइब्रिड बन गया। और ऐसा काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता था, मैंने ये इट्स ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे गैमीट नहीं बना, जाइगोट नहीं बना, बच्चा पैदा नहीं हुआ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा। देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन, नो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट डीएनए ट्रांसफर हुआ है और एक हाइब्रिड बन गया। तो ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है ना, इट्स नॉट ए ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिस तरह से हाइब्रिड बनता है, वेरिएशन आते हैं, इस तरह यहां भी कुछ बदलाव आ जाएंगे, कुछ वेरिएशन आ जाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये ट्यूब को बनाने के लिए इसे जीन चाहिए, इसे इंफॉर्मेशन चाहिए ना, ये ट्यूब हर बच्चा नहीं बना सकता। इस ट्यूब को बनाने की जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्लाज्मिड के पास होती है। तो जिस प्लाज्मिड के पास ये ट्यूब बनाने की इंफॉर्मेशन है वो प्लाज्मिड कहलाता है बेटा जी एफ प्लाज्मिड। तो हमने इसका नाम लिखा बेटा जी फर्टिलिटी प्लाज्मिड, रिप्रोडक्शन वाला प्लाज्मिड। मतलब इट हेल्प इन कंजुगेशन प्रोसेस। ये जो मैंने मेथड आपको समझाई कंजुगेशन कहलाता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, पूरा मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा बेटा, टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, सारा मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा बैक्टीरिया में कैसे होता है तो उसमें इसमें पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, कोई घबराने वाली बात नहीं। पर आप कहानी को समझो, इस प्लाज्मिड के पास इंफॉर्मेशन है, उस कंजुगेशन को करने का जो मैकेनिज्म के लिए जो उसे इंफॉर्मेशन चाहिए किसके पास होती है, प्लाज्मिड के पास होती है। हमने कहा प्लाज्मिड कहलाएगा फर्टिलिटी प्लाज्मिड, या ये कहलाएगा रिप्रोडक्शन वाला प्लाज्मिड। तो ये हेल्प करता है किसमें, यहाँ पे कंजुगेशन में। तो मैं कहूंगा जिस बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है वो कहलाता है बेटा जी एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो वो कहलाता है पॉजिटिव, एंड इफ एफ प्लाज्मिड absent then called F नेगेटिव बैक्टीरिया। तो कोई पूछ ले आपसे पेपर में क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया इज एबल टू डू कंजुगेशन, कौन सा बैक्टीरिया कंजुगेशन कर सकता है, कंजुगेशन करने की प्रॉपर्टी किस बैक्टीरिया के पास है। आई होप आपको आंसर पता होगा, मैंने लिख तो दिया बेटा जी। इसके पास इंफॉर्मेशन है, तो जिसके पास प्रेजेंट है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव है। जिसके पास यहाँ प्लाज्मिड नहीं है वो क्या है बेटा, यहाँ पे एफ नेगेटिव है। वो क्या है यहाँ पे एफ नेगेटिव, मतलब एफ नेगेटिव वाला कभी कंजुगेशन नहीं कर सकता। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अब आता है अगला वर्ड। अगला क्या आता है बेटा जी, यहाँ पे आर प्लाज्मिड। इसका मतलब होता है बेटा जी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। क्या मतलब इस वर्ड का, इस बैक्टीरिया के पास जीन होते हैं टू फाइट अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। तो मैं कहूंगा बेटा जी have information to provide resistance against एंटीबायोटिक्स। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। आपने सुना होगा कई बार हमें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक की दवाई देता है। जब हमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब है अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब लिविंग। जो एक लिविंग बैक्टीरिया को मारेगा वो केमिकल कौन है बेटा जी, एंटीबायोटिक है। तो आपने कहा बट अगर उस बैक्टीरिया के पास ही प्लाज्मिड बैठा होगा ना तो वो उस एंटीबायोटिक से नहीं मरने वाला। तो कई बार आपने देखा होगा हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डॉक्टर हमें टैबलेट देता है बट हम फिर भी ठीक नहीं होते, बिकॉज जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बैठा था उस बैक्टीरिया के पास क्या था, यहाँ पे ये आर प्लाज्मिड था। और अगर ये आर प्लाज्मिड है तो जो एंटीबायोटिक हम लेंगे उस एंटीबायोटिक से वो आपको क्या देगा बेटा जी, यहाँ पे फाइट करने को, बैक्टीरिया उससे इजीली क्या कर लेगा, फाइट कर लेगा और उससे किल ही नहीं होगा। तो हमें फिर कुछ डिफरेंट टाइप के
एंटीबायोटिक यूज करने पड़ेंगे जिसका जीन उसके पास प्रेजेंट ना हो, जिसका उसके पास ये आर प्लाज्मिड ना हो। हमें इस प्रकार के न्यूली जो डेवलप आपके एंटीबायोटिक होंगे हमें वो यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता जो देता है वो प्लाज्मिड कौन है बेटा जी? यहाँ पे आर प्लाज्मिड। तुमने लिखा है बेटा जी, हैव द इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से लड़ने के आपको क्या देगा? उसको वेक्टर को क्या देगा? एबिलिटी देगा, कैपेसिटी देगा उसे बेटा। चलिए तीसरा जो आता है बेटा जिसका नाम होता है कोल प्लाज्मा। इसका नाम होता है बेटा कोसिनोजेनिक प्लाज्मा। क्यों बोलते हैं हम ऐसा नाम? बिकॉज इसके पास इंफॉर्मेशन है कोलिसिन और बैक्टीरियोसिन टॉक्सिन बनाने की। हैव इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस कोलिसिन और बैक्टीरियोसिन टॉक्सिन एंड दिस टॉक्सिन किल द अदर बैक्टीरिया। किल अदर बैक्टीरिया मतलब एक बैक्टीरिया है